हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रिजल्ट विद गौतम सर पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी की जो क्लास है आज की डिपेंड है आपके तारे पर। तो तारे के जन्म के विषय में हम यहाँ पर जानेंगे और तारे का विकास कैसे होगा, कोई भी तारा उसकी क्या क्या अवस्था रहती है और उस अवस्था के बारे में हम जानेंगे यहाँ पर। तो आप सभी लोग कैसे हैं, क्या हालचाल है आप सभी के? हम तो कुछ स्वास्थ्य से नासाज हैं, इसीलिए आज की क्लास थोड़ा सा लेट हो पाएगी आप सभी की, तो माफ़ी चाहूँगा। और बात करता हूँ जो आपकी यूपी स्पेशल की क्लास है वो क्लास और ये ज्योग्राफी की क्लास, दोनों ही क्लासें आपकी प्रॉपर वे में चल रही हैं कहीं न कहीं। तो दोनों ही क्लासों में आप लोग परफॉर्म जो है अच्छा कर रहे हैं, साथ हमारा अच्छे से दे रहे हैं, इसके लिए आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और लोगों को बताएं कि हाँ, कहीं न कहीं ये जो क्लास है, इस क्लास में कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो हमें जानकारी नहीं है, जो पेपर से लिंक डायरेक्ट करती हैं, और कहीं न कहीं कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनसे आपका डायरेक्ट संबंध है। तो मैंने बात करी आपकी वर्तमान का जो आज का टॉपिक है हमारा तारा, और तारे के जन्म के विषय में हम जानेंगे और उसके विकास के बारे में कि उसका जन्म होता है और उसका विकास कैसे कैसे होता है तारे का। देखिए, तारे की जो जन्म की प्रक्रिया होती है और उसके विकास की प्रक्रिया होती है, काफ़ी लंबा समय होता है, जो टाइम होता है उसका काफ़ी लंबा टाइम होता है। तो मैं बात कर रहा था इस पर, और जो कल की क्लास थी आपकी उसमें आप सभी को पता चला होगा कि मैंने आकाश गंगा का जो टॉपिक पढ़ाया था उसके साथ में आपको बता दिया था कि निहारिका का निर्माण कैसे होता है। तो आकाश गंगा, और मैंने बात करी थी आपकी आकाश गंगा उससे संबंधित जो अन्य इन्फॉर्मेशन थी उसकी। और आज बात करने वाले हैं हम लोग, धीरे धीरे एक एक टॉपिक को लेकर के हम कवर कर रहे हैं और कवर करते हुए धीरे धीरे कहीं न कहीं आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारी जो ज्योग्राफी की क्लास है लगातार कंटिन्यू चल रही है, और जो यूपी स्पेशल चल रही है, उत्तर प्रदेश का इतिहास के बारे में हम लोग लगातार जान रहे हैं। तो 2 क्लास मैं आपको दे रहा हूँ लगातार, और स्वास्थ्य आज सही नहीं होने के कारण आपको क्लास ये हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए, शाम को 7 से 8 के बीच तक मिलेगी आपको। तो मैं बात कर रहा था आपके तारे का जन्म। तारे का जो जन्म है ये एक लंबी प्रक्रिया है। क्या है? एक लंबी प्रक्रिया है। तारे का जो जन्म होता है एक लंबी प्रक्रिया है, और ये तारा ऐसे ही नहीं बन जाता। जैसे सूर्य एक तारा है, तो सूर्य कुछ ही दिनों में मात्र तो नहीं बन गया होगा, काफी लंबा टाइम लगा होगा, काफी लंबा समय लगा होगा। लेकिन जन्म इनके लंबी प्रक्रिया है, जीवन भी इनका क्या है? लंबी प्रक्रिया है, तथा इनका जीवन भी क्या है? लंबा है, काफी लंबा है, करोड़ों साल में जाते हैं। ठीक, तो करोड़ों साल अभी मनुष्य तो रहता नहीं, मनुष्य तो 40-50 हजार साल पहले आया है। लेकिन ये जो तारे हैं ये आपके बहुत पहले आ चुके थे। ये ब्रह्मांड का निर्माण हो रहा था। मैंने आपको बताया था कल की क्लास में, जो आकाश गंगा का निर्माण होता है सबसे पहले ब्रह्मांड में होता क्या है, जो आपकी गैसीय कण होते हैं, गैसों के द्वारा, और वहाँ पर कुछ धूल कण होते हैं, धूल कणों को मिला करके कुछ बादलों का निर्माण होता है, और बादलों का निर्माण, उन बादलों को लेकर के और उन बादलों से आगे चलकर गुरुत्वाकर्षण होता है, और गुरुत्वाकर्षण के कारण उस प्रक्रिया में जो होता है संकुचन होता है, और संकुचन की प्रक्रिया में क्या होता है, धीरे धीरे वो संकुचित होते हैं। मैंने आपको बता दूं कि देखिए, मान लिया ये आपका है तारा, ठीक, ये तारा मान लिया आपने। इस तारे में होता क्या है, होता क्या क्या है आपको मैं बता दूं। इसमें होता है गैस बनता है, तब मैं बता रहा हूँ, गैस होता है, धूल कण होते हैं, इसको आपको नोट कर लेना है, ठीक है। ये है आपका तारा, ठीक, बना लीजिए।
तो इस तारे में क्या क्या होता है, धूल कण होते हैं, गैस होते हैं, धूल कण होते हैं, और आपके कुछ होते हैं अलग अलग प्रकार के बादलों का निर्माण यहाँ पर होता है। तो ये बादल और गैस और धूल कण तीनों जब एक में मिक्स होते हैं तो इस बादल में गुरुत्वाकर्षण इसका जो होता है, इसका जो भार होता है वो बढ़ता है। तो जब भार होता है तो बढ़ता है, तो ये क्या होता है, चारों तरफ से, हर तरफ से या क्या होता है, सिकुड़ता है। क्या होता है, सिकुड़ जाएगा, और सिकुड़ने के क्रम में क्या होगा, इसका जो भार होगा, ठीक है, संकुचन होगा। संकुचन होने के बाद इसमें क्या होगा, एक संलयन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। संलयन की प्रक्रिया स्टार्ट होने के बाद में हाइड्रोजन बनेगी। हाइड्रोजन बनने के बाद में हाइड्रोजन जब लगातार हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन हो जाएगा तो फिर उसके बाद में बन जाएगी आपकी हीलियम। हीलियम जब लगातार कई बार प्रक्रिया में आएगी तो आपका बन जाएगा कार्बन, और कार्बन जब लगातार कई बार प्रक्रिया में आएगा तो आपका बन जाएगा लोहा। तो ये जो संकुचन है इसमें होगी क्या, फिर उसके बाद में होगी जब इस तारे में संलयन की प्रक्रिया, क्या होगी, संलयन की प्रक्रिया। इस संलयन की प्रक्रिया के बाद में आपका होता क्या है, अब आगे देखिए आप लोग। ठीक है, मैं देख रहा था आपको कि जो आपका जो तारा है, तारा बनता है कहीं ना कहीं आकाशगंगा में, और किसी भी, देखिए हमारी जो आकाशगंगा है मिल्की वे, मैंने आपको बताया था मिल्की वे में आपका सूर्य है अवस्थित है। तो हमारी जो मिल्की वे है ना, हमारे मिल्की वे में एक नेबुला होती है, नेबुला नाम की संरचना। नेबुला में तारों का क्या होता है, निर्माण होता है। नेबुला में, ये भी आप लिख लेंगे, नेबुला में तारों का निर्माण होता है, तारों का निर्माण या जन्म होता है। ठीक, ये बात हो गई आपको नेबुला में। जो हमारा सूर्य है, सूर्य का जो निर्माण हुआ है आपका, सूर्य का जो निर्माण हुआ है आपका, आपकी जो मिल्की वे है, मिल्की वे की, मिल्की वे की किस नेबुला में है, ओरियन नेबुला में। उसका नाम है, सूर्य का निर्माण हुआ है ओरियन, सही से लिखिएगा, ओरियन नाम है इसका, ओरियन नेबुला। तो इस नेबुला में हमारे सूर्य का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो मैंने बात करी आपके सूर्य का निर्माण किस नेबुला में हुआ है, ओरियन नेबुला में। किसी भी तारे का निर्माण कहाँ पर होता है, आपका होता है नेबुला में। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। मैं बात कर रहा था आपके, जो आपकी आकाश गंगा होती है, आकाश गंगा होती है, उस आकाश गंगा में जब संकुचन होता है, वो संकुचन कैसे होता होगा, उस संकुचन के बाद में क्या होता है, उस संकुचन के बाद में क्या प्रक्रिया चलती है आकाश गंगा में और फिर तारे में, और फिर तारा बनता है तो कैसे बनता है। मैं बात कर रहा था आपकी, जो यहाँ पर साइड में बात कर लेते थोड़ा सा, ये हो गया आपका क्या, मान लिया ये हो गई आपकी पूरी आकाश गंगा। तो आकाश गंगा की मैं बात कर रहा था, ये हो गई आपकी आकाश गंगा। इस आकाश गंगा में कहीं न कहीं तारे का निर्माण होता है। ये हो गई आपकी आकाश गंगा, आकाश गंगा। ठीक है, इस आकाश गंगा में तारे का निर्माण होना है, तारा बनना है, तारे का निर्माण। ठीक है, इस आकाश गंगा में होगा क्या क्या, मैंने आपको 3 चीजें बताई। पहली बात तो गैस होगी, ठीक, दूसरी बात तो इसमें धूल कण होंगे, और तीसरी बात इसमें कुछ टाइप के बादल होंगे, अन्य अन्य प्रकार के बादल। उन बादलों में होगा क्या क्या होंगी, मैं 3 चीजें यहाँ पर लिख देता हूँ। एक तो होंगी यहाँ पर गैस, दूसरी होगी आपकी यहाँ पर धूल कण, और तीसरे होंगे यहाँ पर आपके बादल। इन चीजों के भार के कारण जब आपस में ये टकराएंगे तो इनमें क्या होगा, द्युति बल होगा।
गुरुत्वाकर्षण बल जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हम नीचे लगे हुए हैं। नहीं तो अगर ये कलम डालते तो नीचे नहीं जाता, ये ऊपर ही चला जाता या वहीं पर खड़ा रहता। तो ये देखो कलम को मैं डाल रहा हूँ तो नीचे चला जा रहा है, तो नीचे जाने का कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये जो इनके अंदर जो गुरुत्वाकर्षण बल हुआ, वो गुरुत्वाकर्षण बल कैसे इन सबको खींच करके कहाँ पर ले आया? संकुचित करने लगा। जब चीजें धीरे धीरे मतलब पहले इधर उधर फैली हुई थी, लेकिन जब इनमें बाहर आया तो गुरुत्वाकर्षण जो बल था ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, इस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये क्या हुआ? इसमें हो गया संकुचन, इन सब में हो गया संकुचन। और क्या हुआ? आकाश गंगा में होने लगा संकुचन। जब आकाश गंगा में संकुचन होने लगा, इन सब के मिलने के बाद में गुरुत्वाकर्षण के कारण जब संकुचन होने लगा, संकुचन होने के बाद में होता क्या है? ये सब आपस में मिलते हैं और इनमें रगड़ उत्पन्न होती है, और उस रगड़ के द्वारा मतलब आपस में ऊर्जा निकलती है, और उस ऊर्जा के द्वारा कई चीजें बनती हैं। अब बात करता हूं मैं। देखिए, इसमें हुआ संकुचन, और संकुचन के बाद में होता क्या है? संलयन की प्रक्रिया होगी। संलयन की प्रक्रिया होगी। इस संलयन की प्रक्रिया में बनती है आपकी हाइड्रोजन। ठीक, आपकी यहाँ पर बन जाएगी हाइड्रोजन। तो संलयन की प्रक्रिया में बनती है आपकी हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन गैस दोनों मिलकर के बना देते हैं आपकी हीलियम गैस। ये भी हल्की गैस है, ये भी हल्की गैस है। हीलियम के अणुओं में जब लगातार कई बार आपस में मिलनसार होता है, तो हीलियम प्लस हीलियम बन जाता है आपका कार्बन। क्या बन जाता है आपका? कार्बन। इस कार्बन में लगातार प्रक्रिया चलने के बाद में क्या होता है? कार्बन प्लस कार्बन बन जाता है धातु, और धातुओं में ठोस धातु बनती है जिसका नाम है लोहा। अब आप कहेंगे कि सूर्य में भी लोहा है, तो ऑब्वियस सी बात है, होना चाहिए। तीन प्रक्रिया मैंने आपको बता दी, हाइड्रोजन, हीलियम, हीलियम, और आपका कार्बन, कार्बन, लोहा बन गया। इस लोहे की जो धातु है, एक बात और मैं यहीं पर आपको बता दूं, पहली बार जब संकुचन होता है इसमें, कहां पर? यहाँ पर जब इसमें संकुचन हो रहा था तो एक बादल टाइप का बनता है, वो तारे टाइप में बन जाता है। इसको कहते हैं प्रोटोस्टार या प्रोटोस्टार। क्या कहते हैं इसको? हम कह देते हैं पहली बार जब संकुचन होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ उसमें लगा, और पहली बार इसमें क्या हुआ? संकुचन हो गया। तो जब पहली बार संकुचन हुआ तो हम इसको कह देते हैं क्या? प्रोटोस्टार। ठीक है, ठीक है, इसको हमने बोल दिया प्रोटोस्टार, मतलब आदि तारा, आदि तारा। हमने इसको पहली बार संकुचन में बोला प्रोटोस्टार मीन्स आदि तारा। आदि तारे का मतलब है जो पहली बार संकुचन हुआ इसमें तभी। ठीक, अब मैं बात करता हूं, जब हाइड्रोजन, क्या बात करें? हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन बन गई आपकी हीलियम। यहां पर आपका बना था आदि तारा, और यहां पर बनता है आपका नवीन तारा। क्या बनेगा? नवीन तारा। नए तारे का निर्माण कहां पर होगा? हाइड्रोजन से हीलियम बनने की प्रक्रिया में। ठीक, नवीन तारा बन गया। और मैं जब आगे बात करता हूं इस पर, तो इसको पहले मिटाते हैं फिर बात करते हैं।
ठीक है। तो गैस धूलकण ये सब हो गया, आपका पता हो गया कि क्या क्या बातों में क्या तारे में प्रक्रिया चल रही थी। आपको इस समझ में अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस चीज़ को दोबारा देख सकते हैं या कमेंट में पिन कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ आपको समझ में नहीं आई, मैं दोबारा बता दूंगा इस चीज़ को। ठीक, तो आपकी आकाश गंगा हो गई और तारे का निर्माण हो गया, कैसे आपका तारा बन रहा है वहां पर। ठीक, तो इस प्रक्रिया में जब हम बात करते हैं तारे के निर्माण की, तो तारे का निर्माण आपको पता चला कि मतलब कैसे ठोस, मतलब वहां पर जो गैस है, धूलकण है और आपके जो बादल हैं, उन बादलों में गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होता है, संकुचन होता है। तो संकुचन की प्रथम प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रोटोस्टार, आदित्य तारा। फिर उसके बाद में बनती है उसमें संलयन की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है उसमें हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जब बनती है, हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन जब कई बार उसका क्रॉस होता है तो उसको क्या कहते हैं, बनता है एक नवीन तारा। नवीन तारा जब हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन हीलियम बन जाती है तब बन जाता है आपका नवीन तारा। और जब आगे की बात करता हूं मैं कि नवीन तारे के बाद में क्या बनता है आपका, कोड तारा बनना चाहिए ना। कोड तारा बनना चाहिए ना। तो देखिए बात क्या होती है, जब आपका बनता है नवीन तारा, हीलियम सॉरी हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन बनती है आपकी हीलियम, बन जाता है आपका क्या, नवीन तारा। नवीन तारा बन गया आपका नवीन तारा, नया तारा का निर्माण हो गया हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन हीलियम की प्रक्रिया में। अब क्या होता है, लगातार यहाँ पर लगातार क्या होता है, हीलियम प्लस हीलियम, कई बार हीलियम के कण आपस में टकराते हैं। टक्करों की संख्या इतनी ज्यादा हो जाती है कि परमाणु जो आपस में बहुत ज्यादा टक्कर, मतलब आपस में टकराने लगते हैं। तो जब ये टकराने लगते हैं बहुत ज्यादा आपस में, तो आपका बन जाता है यहाँ पर कोड तारा, सॉरी हीलियम टू हीलियम बन जाता है आपका कार्बन, तो इसको कहते हैं हम कोड तारा। क्या बन गया आपका, कार्बन। कार्बन में बना आपका क्या, कोड तारा। कोड तारा बन जाता है, ठीक है। कौन सा तारा, वही जो प्रोटोस्टार था, प्रोटोस्टार धीरे धीरे बन गया आपका नवीन तारा। नवीन तारे के बाद में जो आर्य तारा वाला था वो बन जाता है आपका कोड तारा। ठीक, कोड तारा बन गया। कोड तारे की जो सीमा है, इसकी जो प्रमुख सीमा है, देखिए होता क्या है, हीलियम लगातार जब आपस में टकराता है, इसके टक्कर होते हैं, इसके आपस में टकराने के बाद में होता क्या है, इसके कई सारे अणु होते हैं और इसमें जो आपका कार्बन है, कार्बन देखो आप, कार्बन आपने देखा होगा तो उसमें भार होता है। तो कार्बन में भी क्या हो जाता है आपका, कार्बन में भी आ जाता है आपका गुरुत्वाकर्षण बल। उस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसमें क्या हो जाता है, फिर से होने लगता है संकुचन, फिर से इसमें होने लगता है संकुचन। और लगातार इसमें संकुचन होने से फिर से क्या होता है, लगातार इसमें संकुचन होगा, फिर होगा इसमें एक महाविस्फोट। जब लगातार इसमें संकुचन हुआ, संकुचन होते होते क्या हो जाएगा, हीलियम की जो प्रक्रिया होती है ना, फिर से आपका क्या होने लगा, देखिए ये जो प्रक्रिया है हीलियम की प्रक्रिया में, इसमें कार्बन बन गया। कार्बन बनने के बाद में आपका जो लगातार क्या है, कंटिन्यूअसली इसमें क्या होता है, संकुचन होने लगा। जब संकुचन होने लगा तो इसमें होता क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू ही क्या होता है, इसमें तीन परतें, मतलब इसमें संकुचन के कारण इसमें लगभग तीन परतें बन जाती हैं। ठीक, इन तीन परतों में होता क्या है, बनता है यहाँ पर, इन तीन परतों में जो कार्बन होता है, कार्बन के संकुचन के कारण इसमें बहुत, मतलब ज्यादातर बहुत ज्यादा संकुचन होता रहता है। तो जो मध्य वाली परत होती है ना, इसमें हो जाता है विस्फोट।
जो बीच वाली परत होती है इसमें होता है विस्फोट, इसमें होगा एक विस्फोट। अब इस विस्फोट के चलते जो ऊपरी वाली परत होती है वो भी समाप्त हो जाती है, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा ऊर्जा होती है, ये ऊपरी परत समाप्त हो जाती है। और इस समाप्त होने के बाद में ये आपका जो ये वाली परत होती है ये तो समाप्त होती ही होती है, ठीक। बचती कौन सी? ये वाली। और इसमें क्या बनता है, जब आपकी अंतिम दौर में जब बच जाती है आपकी लास्ट वाली, अब होगा क्या, आपकी जो ये परत है ये वाली परत आपकी समाप्त हो गई, और ये वाली परत जो सेकेंडरी वाली थी, मध्य वाली परत है, ये भी धीरे धीरे क्या होती है, समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पर जो होता है विकिरण की प्रक्रिया बचता है ये केवल अंदर वाला। तो इसमें जो होता है विकिरण की जो प्रक्रिया होती है, तो विकिरण सुना है नहीं, विकिरण की प्रक्रिया जो ऊर्जा आती है, विकिरण की प्रक्रिया जो होती है तेज हो जाती है। क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। तो विकिरण की प्रक्रिया जब तेज हो जाती है तो ये लाल दिखने लगता है। कैसा दिखने लगता है? लाल दिखने लगता है। तो इसलिए जब ये लाल दिखने लगता है तो इसी को कहते हैं लाल दानव तारा। क्या होता है? रेड जायंट, लाल दानव तारा। रेड जायंट स्टार, इसको कहते हैं लाल दानव तारा। कैसे बना? सबसे पहले यहाँ पर क्या हुआ, ऊर्जा का धीरे धीरे हीलियम का मतलब संकुचन हुआ। संकुचन होने के बाद में धीरे धीरे हीलियम परिवर्तित हो रहा है आपका कार्बन में। कार्बन में परिवर्तित होगा कब, कैसे? धीरे धीरे ये संकुचित होगा। बहुत ज़्यादा जब सिंक्रोनाइज और संकुचित हो जाएगा तब इसमें होगा एक विस्फोट। जब इसमें एक विस्फोट हुआ तो विस्फोट होने के बाद में ऊपर वाली परत इसकी इतनी ज़्यादा भारी भरकम ऊर्जा के कारण समाप्त हो गई। समाप्त होने के बाद में बचा क्या? लाल लाल बचता है आपका तारा। और उसमें क्या होता है, जो विकिरण की प्रक्रिया होती है, जब देखिए आप किसी चीज़ को ढक करके रखिए 3 परतों में तो आपको आँच कम आएगी, और अगर आपको उसकी 2 परतें हटा देंगे तब आँच बहुत तेज आने लगती है कि नहीं? तो वही चीज़ है। तो यहाँ पर आँच बहुत तेज आने लगी, मतलब विकिरण की प्रक्रिया बहुत तेज बढ़ गई। और विकिरण की प्रक्रिया जब तेज बढ़ गई तो वो कैसा दिखने लगता है? लाल। तो इसको हम कह देते हैं लाल दानव तारा। समझ में आएगा आपके? तो लाल दानव तारा कैसे बना आपको पता चल गया ना। मैंने बताया आपको कि हीलियम और होता क्या है, कार्बन कार्बन बना। अब ये कार्बन होता क्या है, यही कार्बन इस प्रक्रिया में मैंने बताया आपको, यही कार्बन, ये जो कार्बन बन रहा था इसमें सिंक्रोनाइज हो रहा था ये संकुचन होने के बाद में होता क्या है, ये बन जाता है आपका लाल दानव तारा। इस लाल दानव तारा में ही प्रक्रिया इतनी तीव्र गति से होती है, कार्बन टू कार्बन के कण इतनी तेज मतलब वो होते हैं, विकिरण की प्रक्रिया के साथ नहीं चलते हैं, तब बन जाता है आपका लोहा, इसको कहते हैं Fe और लोहा, ठीक। तब बन जाता है लास्टली आपका किसी भी तारे में क्या बनेगा, अंतिम अवस्था में बनेगा आपका लोहा। क्या बनेगा? अंतिम अवस्था में आपका लोहा ही बनता है। अब मैं बात करता हूं आपकी, जो कोई भी तारा है ना, वो मतलब उसकी प्रक्रिया क्या होती है, उसकी समाप्ति की प्रक्रिया क्या होती है, वो महाविस्फोट के बाद में क्या बनेगा, उसमें विस्फोट होगा नहीं होगा। अब हम बात करते हैं इसमें। देखिए बात ये है, एक होती है मास ऑफ सन। चंद्रशेखर एक वैज्ञानिक रहे हैं भारतीय मूल के, एस चंद्रशेखर।
नाम तो आपने सुना होगा शायद। एस चंद्रशेखर एक ज्योग्राफर हैं और उन्होंने मास ऑफ सन एक प्रक्रिया उन्होंने दी थी। क्या दिया था? मास ऑफ सन। तो मास ऑफ सन होता क्या है? देखिए, सूर्य का जो सूर्य है ना, सूर्य के द्रव्यमान का एक 1.44 गुना, कितना? 1.44 गुना। ये क्या है? मास ऑफ सन, MOS, सूर्य का द्रव्यमान। ठीक है, मास ऑफ सन कितना है? अगर किसी भी तारे में, किसी भी तारे का जो द्रव्यमान है, किसी भी तारे का जो द्रव्यमान है, तारे का द्रव्यमान, ठीक है, किसी भी तारे का जो द्रव्यमान है ना, उस तारे के द्रव्यमान को यदि मास ऑफ यूनिट मतलब 1.44 MOS इससे अगर अधिक है, क्या है? MOS से यदि अधिक है या इससे कम है, यदि द्रव्यमान से कम है, किसी भी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से अगर कम है, क्या है? 1.44 MOS से कम है, तो उसमें ब्लैक होल नहीं बनेगा। ब्लैक होल नहीं बनेगा। ब्लैक होल क्या होता है मैं बताऊंगा। ब्लैक होल उसमें नहीं बनेगा और वो सीधा सीधा क्या बनेगा? सबसे पहले वो बन जाएगा श्वेत वामन तारा। श्वेत वामन तारा बन गया। फिर आगे की प्रक्रिया में वो बन जाएगा आपका ब्लैक वामन तारा। बस इतनी सी जिंदगी रहेगी उसकी, यदि किसी भी तारे की का जो द्रव्यमान है 1.44 MOS, मास ऑफ द सन, सूर्य के द्रव्यमान का इतने गुने से अगर कम है, क्या कम है? उस तारे का द्रव्यमान जिसका जन्म हो रहा है, तो वो तारा लास्ट अवस्था में, अपनी अंतिम अवस्था में ब्लैक होल नहीं बनाएगा और वो पहले श्वेत वामन तारा बनेगा, फिर ब्लैक वामन तारा बनेगा, फिर वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है, क्या सूर्य श्वेत वामन तारा बनेगा? जी नहीं। सॉरी, ब्लैक होल बनाएगा? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो सूर्य का द्रव्यमान है, तो सूर्य का द्रव्यमान ही कितना है। ठीक है, तो सूर्य का द्रव्यमान कितना है? इतना ही है। और तो क्या कहते हैं, सूर्य की अंतिम अवस्था में ब्लैक होल नहीं बनेगा। क्या होगा? ब्लैक होल नहीं बनेगा, क्योंकि इसका मास ही नहीं है इतना, मतलब उसका द्रव्यमान इतना नहीं है कि वो ब्लैक होल बन सके। यदि किसी भी तारे का द्रव्यमान, यदि किसी तारे का द्रव्यमान जो किसी भी तारे का द्रव्यमान है ना, वो द्रव्यमान 1.44 मास से अधिक या कई गुना हो, से अधिक या कई गुना हो,
तो वह क्या होता है, तो वह ब्लैक होल, तो उसकी अंतिम अवस्था में ब्लैक होल बन सकता है, ब्लैक होल बन सकता है। संभावना है कि बन जाए, ठीक है। यदि किसी तारे का जो द्रव्यमान है, सूर्य की जो सीमा है ना, MOS सीमा, इसको कहते हैं चंद्रशेखर सीमा, इसको कहते हैं MOS सीमा को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। चंद्रशेखर, क्योंकि वैज्ञानिक ही कहते हैं चंद्रशेखर सीमा, सीमा नहीं चंद्रशेखर, ठीक। तो इसको चंद्रशेखर सीमा भी कहते हैं, MOS को 1.44 MOS को चंद्रशेखर सीमा भी कहते हैं। तो चंद्रशेखर सीमा से अगर, चंद्रशेखर सीमा का अगर 3 गुना हो, क्या हो, 3 गुना अगर हो जाए, मैं बात कर रहा हूं आपके मास ऑफ सन की जो सीमा है, इसका कोई भी तारा यदि 3 गुना हो जाए तब पक्का हो जाता है कि वो आपका क्या, ब्लैक होल बनेगा ही बनेगा, तब उसकी अंतिम अवस्था में ब्लैक होल अवश्य ही बनेगा। यदि मान लिया किसी तारे का भार, किसी तारे का द्रव्यमान, ठीक, किसी भी तारे का द्रव्यमान MOS 1.44 चंद्रशेखर सीमा का अगर 3 गुना हो जाए तो वो ब्लैक होल बनेगा ही बनेगा। क्या होगा, ब्लैक होल बन जाएगा, ये निर्धारित हो जाता है, पक्का पक्का, ठीक है। तो होता क्या है, ब्लैक होल जब बनता है तो उसमें होता है आपका सुपरनोवा विस्फोट, और इस सुपरनोवा विस्फोट के बाद तारे की हो जाती है। तो उसमें जब सुपरनोवा विस्फोट हो जाता है, सुपरनोवा विस्फोट होने के बाद में तारे का जीवन काल जो होता है समाप्त होता है। तो अंतिम अवस्था में जब ब्लैक होल बनता है, देखिए मैंने आपको बता दिया, जब ब्लैक होल बनता है आपका, जब ब्लैक होल बनता है तो इसमें क्या होता है, सुपरनोवा विस्फोट, सुपरनोवा विस्फोट जब ब्लैक होल बनता है तो होता है, इससे पहले इसमें होता है, अगर ये इतनी मात्रा है इसकी तो इसमें हो जाएगा सुपरनोवा विस्फोट। जब सुपरनोवा विस्फोट होगा तो ये क्या बन जाएगा, ब्लैक होल में बदलेगा। ब्लैक होल में बदलने के लिए उसको कुछ प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, और बनता है वह पहले न्यूट्रॉन तारा बनता है। क्या बनेगा, पहले वो बनेगा आपका न्यूट्रॉन तारा, और फिर बन जाता है आपका डायरेक्ट ब्लैक होल, ठीक। सुपरनोवा विस्फोट, देखिए मैंने आपको बताया था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा हीलियम, कार्बन, अंत में लोहे भी क्या होता है आपका निर्मित हो जाता है, आपका लोहा निर्मित होता है। और लोहा बनने के बाद होता क्या है, लोहा बनने के बाद में आपका लगातार उसमें दबाव पड़ता है और गुरुत्वाकर्षण बल बनता है, तो लास्टली आपका जब लोहा बन जाता है, लोहा बनने के बाद में उस तारे का निर्माण होता है, और तारे के बनने के बाद में अगर उस तारे का जो द्रव्यमान है चंद्रशेखर सीमा 1.44 से कम होता है, तो वो श्वेत वामन तारा होकर के फिर ब्लैक वामन तारा में बदल जाता है। अंतिम लीला उसकी वहीं पर समाप्त हो जाती है। और उसके बाद में क्या होता है, यदि किसी भी तारे का जो द्रव्यमान है 1.4 को चंद्रशेखर सीमा से अगर ज़्यादा होता है, तो उसकी संभावना होती है कि वो न्यूट्रॉन तारा बने, और न्यूट्रॉन तारा बनने के बाद में ब्लैक होल बने। यदि किसी तारे की जो सीमा है, द्रव्यमान है, उसका यदि द्रव्यमान
चंद्रशेखर सीमा की अगर 3 गुना है तो उसकी संभावना सर्वाधिक होती है, और वो न्यूट्रॉन तारा बनने के बाद में क्या होता है, डायरेक्ट आपका ब्लैक होल बन जाता है। न्यूट्रॉन तारा क्या होता है ये मैं आपको कल बताऊंगा। और आपका जो क्या है, उसके कलर के आधार पर हम तारे को पहचान लेते हैं ना, ये भी प्रक्रिया जो होगी आपकी कल की क्लास में शामिल होगी। तो कल की क्लास देखना मत भूलिए, और जो पिछले कल की क्लास है वो भी देखना मत भूलिए। आज की क्लास है तो आज की क्लास तो आपको देखना ही देखना है। तो लगातार कंटिन्यू आपकी जो क्लास मिल रही है उसको एंजॉय करते रहिए, देखते रहिए, और लोगों को भी दिखाते रहिए। आसपास के जो लोग हैं उनको भी बताते रहिए, गांव में मोहल्ले में लोग हैं उनको भी बताते रहिए, शहर में जो दोस्त हैं उनको भी बताते रहिए कि हाँ यहाँ पर भी कुछ आपको चीज़ें मिल रही हैं, कुछ जानकारी आपको मिल रही है। तारा कैसे बनता है, इतने बड़े ब्रह्मांड में पूरी आकाशगंगा को मैंने आपको बताया था कि कैसे बनती है, अब तारा आपको बता दिया। हम छोटे छोटे लोग बड़ी बड़ी बातें हवाबाजी कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए हवाबाजी वाली बात नहीं है, किसी भी तारे का निर्माण हम किस आधार पर कहते हैं, कहीं ना कहीं रिसर्च करी गई है, रिसर्च करने के बाद में कुछ किताबें लिखी गई हैं, उन किताबों से हमें कुछ ज्ञान मिलता है, उस आधार पर हम लोग कहते हैं कि ये चीज़ें प्रक्रियाएँ चल रही हैं। तो आज की क्लास जो आपको कैसी लगी वो आप लोग बताएंगे, बाकी आप लोग अपनी अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत, और नमस्कार।